हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोगों ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का पहला प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर लिया था सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण मतलब NAS का जो एग्ज़ाम 12 नवंबर को आप लोगों का होना है उसका द्वितीय अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जिसमें 70 क्वेश्चन होंगे। NAS क्या है और इसकी परीक्षा क्यों आयोजित की जा रही है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि जिन विद्यार्थियों ने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं कि ये जो NAS का एग्जामिनेशन है, इसकी जो प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं, इससे एक फ़ायदा होगा कि आपका लगभग कोर्स इसके माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ों की आपकी तैयारियां हो जाएंगी। इसलिए यदि किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि ये हमारे किस काम का, तो उसको ऐसा नहीं सोचना है। सारे स्टूडेंट्स क्लास 10th के लिए एक्चुअल में यह है, लेकिन 9th वालों को भी यह क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए ताकि उनके आगे आने वाले टाइम में ये काम में आ सके। चलिए, खैर मेरा काम आप लोगों को बताना था, अब आपकी मर्जी कि आपको क्या करना है। हम शुरू करते हैं सोशल साइंस का सेकंड प्रैक्टिस पेपर फॉर नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के लिए। चलिए, DPI भोपाल के द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के लिए ये दूसरा प्रैक्टिस पेपर दिया गया है, जिसमें सामाजिक विज्ञान विषय का मैं प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए। इस अभ्यास पुस्तिका में कुल क्वेश्चन 70 हैं। इनको हल करने के लिए टाइम 120 मिनट निर्धारित है। A, B, C, D 4 विकल्प होंगे, जिसमें से कोई एक ही उत्तर सही होगा, जिस सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 पर जाते हैं। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भारतीय जनता को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देशी वस्तुओं का उपयोग करने को कहा गया था। असहयोग आंदोलन में यह कहा गया था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो और देशी वस्तुओं का उपयोग कर लो। तो इस दौरान सबसे ज़्यादा कौन सी विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया था? तो आएगा A रेडियो, B चाय, C कपड़ा और D चीनी मिट्टी। तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, इसलिए इसका उत्तर होगा C। किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद के लिए खाली स्थान के द्वारा चुना जाता है। नंबर 1 राज्य की जनता, नंबर 2 सत्तारूढ़ दल के विधायक, नंबर 3 सभी दलों के विधायक, नंबर 4 उस राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन आप लोगों के लिए लग सकता है कि चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा राज्य की जनता। तो राज्य की जनता तो चुनती है, लेकिन कौन सी जनता? जिसको वोट देने का अधिकार होता है वो किसको चुनते हैं? ये जो है राज्य की जनता मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करती, ये MLA मतलब विधायक का चुनाव करती है एज ए वोटर। इसके बाद आता है सत्तारूढ़ दल के विधायक। बिल्कुल ये उत्तर सही है B, क्योंकि सत्तारूढ़ दल मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है या जनता दल है या बहुजन समाज पार्टी, कोई भी दल ले लें। हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में अक्सर हमारा इतिहास रहा है कि 2 दलों की ही सरकार बनती चली आ रही है, या तो भाजपा या कांग्रेस। अब यहाँ पर यह देखा जाता है कि वर्तमान में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है और सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने अपना नेता चुना और मुख्यमंत्री बनाया। सभी दलों के विधायक की बात नहीं आएगी। और राज्य का राज्यपाल, जब सत्तारूढ़ दल के विधायक अपना नेता चुन लेते हैं, मुख्यमंत्री चुन लेते हैं, उसके बाद राज्य का राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है। तो इसका उत्तर होगा B। तीसरा क्वेश्चन, कुछ फसलें ढलान वाली भूमि पर बेहतर तरीके से उगती हैं, जिस वजह से उन्हें अधिकतर पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है। तो यहाँ पर A विकल्प दिया है चाय का, दूसरा दिया है कपास का। तो कपास भी कहीं पर भी उग जाती है, हमारे आसपास भी हम देखते हैं। गेहूं भी उग जाता है, गन्ना भी हमारे यहाँ खेतों में खूब उगता है। मतलब चाय जो है, चूंकि हमारा मध्य प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर चाय कम उगती है। तो अपन ये मान के चलें कि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों का आंसर आएगा A, तीसरे का A। चौथा ऑप्शन, ISI भारत में औद्योगिक उत्पादों के प्रमाणीकरण के चिन्ह के रूप में प्रयोग करता है। इसे अब BIS के नाम से जाना जाता है। अब एक बात ध्यान रखिए, हो सकता है NAS के एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि ISI जो प्रमाणीकरण चिन्ह है उसको अब किस नाम से जानते हैं, तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा BIS के नाम से। इसका मुख्य उद्देश्य होता है उत्पादों की गुणवत्ता का जांच करना, गुणवत्ता को निश्चित करना।
रंग रूप, आकार, कीमत, ये सारी चीजें गुणवत्ता के अंतर्गत आती हैं। यानी ISI या BIS का मुख्य कार्य है उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित करना। इसका ऑप्शन आएगा चौथे का डी। पांचवें क्वेश्चन पर हम आते हैं। मेघा अपनी परियोजना कार्य को दी गई रूपरेखा के अनुसार सबसे अधिक उचित शीर्षक क्या दे सकती है? मेघा ने भाषाओं पर काम किया है, मेघा ने धर्म पर काम किया और मेघा ने संस्कृति और नृत्य पर काम किया है। ये तीनों चीजें आर्थिक गतिविधियां तो नहीं हैं। हाँ, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, पर वातावरण की परिस्थितियां ये भी नहीं हैं और राजनीतिक गतिविधियां भी नहीं है। इसका मतलब इसका उत्तर आएगा, इसका सही शीर्षक हो जाएगा सांस्कृतिक गतिविधियां। ठीक है ना। इसके बाद हम छठवें प्रश्न पर आते हैं। गांधी जी के जीवन का एक आंदोलन 12 मार्च को शुरू हुआ और उसी वर्ष को 5 अप्रैल को समाप्त हो गया। उस आंदोलन का नाम क्या था? यह आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था और पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है दांडी मार्च। ये 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और 5 अप्रैल को दांडी पर जाकर खत्म हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपभोक्ता के लिए विकल्प में वृद्धि का कारण है? देखिए, उपभोक्ता, उपभोग, उत्पाद, इस तरह के शब्द आते हैं तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित होते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, इसी से संबंधित है, 7वें का ए आएगा। क्योंकि सत्ता में गठबंधन सरकार राजनीति विज्ञान का विषय ये है नहीं है, सांस्कृतिक विषय ये है नहीं है और सूचना प्रौद्योगिकी का तो संबंध ही नहीं होता है। अर्थात उपभोक्ता का संबंध अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से है। अर्थव्यवस्था का जब उदारीकरण होता है तो उपभोक्ता के लिए विकल्पों में वृद्धि हो जाती है। 8वां प्रश्न। नीचे दिए गए नक्शे में भारत की मिट्टी के अनेक प्रकार दर्शाए गए हैं। अब नक्शे को ध्यान से देखें और प्रश्न का उत्तर दें। यहां पर पूछा गया है गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये वाला जो है, ये एरिया, ये पूरा गंगा का मैदान या उत्तरी मैदान हम इसको कहते हैं। और जैसे ही किसी नदी से किसी मैदान को जोड़ा जाता है तो उसका सीधा सीधा संबंध होता है जलोढ़ मिट्टी से, यानी 8वें का उत्तर होगा सी, जलोढ़ मिट्टी। 9वां प्रश्न। भारत के कुछ हिस्सों में हिमानी शुद्ध जल का स्रोत है। इन क्षेत्रों में लोग जल संचयन के लिए हिम नदी की धारा का मार्ग बदलकर पानी की छोटी छोटी टंकियों का निर्माण कर लेते हैं। वे इस प्रकार की नवीन तकनीक का शाम के समय प्रयोग करते हैं जब हिमानी अपेक्षाकृत पिघल जाया करती है। यह तकनीक किस क्षेत्र में प्रयोग की जाती है? नंबर 1, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ। तो भैया यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, संसार की सबसे ज़्यादा बारिश इन पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। दूसरा आता है शिवालिक पहाड़ियाँ। तो शिवालिक पहाड़ी एक तरह से निम्न हिमालय है, यहाँ पर हिमानी उतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं होती। तीसरा आता है लद्दाख क्षेत्र। बिल्कुल ये जवाब सही है। लद्दाख क्षेत्र में पानी को क्या करते हैं? लद्दाख एक शीत रेगिस्तान है, यहाँ पर पानी को जो है स्टोर करके रखा जाता है। थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता है। निचले लद्दाखी क्षेत्र में छोटे टैंक बना दिए जाते हैं ताकि हिमानियों का जल जो है वहाँ पर इकट्ठा हो सके। तराई क्षेत्र तो है ही नहीं है, यानी इसका उत्तर जो है क्या आएगा? सी, सही उत्तर है लद्दाख। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न 10वें पर। गांधी जी के अलावा और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको महात्मा का खिताब दिया गया? तो विवेकानंद को तो नहीं दिया गया था। ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, बिल्कुल ज्योतिबा बोलते हैं अपन को, महात्मा का खिताब इनको भी दिया गया था। दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, आंसर नहीं होगा, उत्तर होगा बी। इस पोस्टर को देखें। बिन बुलाया भारतीय मेहमान, साइमन वापस जाओ। यह किस वर्ष की बात हो सकती है? तो यह बात तो हो सकती है 1947 की तो हो नहीं सकती, देश आज़ाद हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद 1928, बिल्कुल 1928 में साइमन कमीशन को वापस भेजने का निर्णय लिया गया था। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और वे शहादत को प्राप्त हुए थे। 1917 असंभव है, ये तो हो नहीं सकता। 1917 इसका ऑप्शन नहीं है, यानी इसका उत्तर है सी, 1928। इसके बाद आता है 12वां। पहाड़ी इलाकों में घरों को कई बार बांस के लट्ठों पर बनाया जाता है क्योंकि वहां की जमीन गीली होती है और सांप, बिच्छू, जोंक आदि जीव जंतुओं का घर होता है। 9th क्लास में हमने इसको पढ़ा हुआ है कि ये जनरली पूर्वोत्तर राज्यों में होता है, असम में भी होता है। तो असम के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ था कि असम में बांस के लट्ठों के ऊपर घर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन असम नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और असम एक दूसरे से लगे हुए हैं, इसलिए उसका उत्तर अरुणाचल प्रदेश ए सही होगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश इसका उत्तर नहीं होगा। 13वां।
इनमें से कौन सा कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा गया है जो लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है? 13वां प्रश्न है, इसके उत्तर के लिए पहला ऑप्शन है महिलाओं को सरकारी कार्यालयों में नौकरी की कोशिश करनी चाहिए और पुरुषों की तरह सरकार में भाग लेना चाहिए। यह जो है लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है। दूसरा, नौकरियां दुर्लभ होने की परिस्थितियों में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में नौकरी करने के अधिकार ज़्यादा हैं। ये पुरुषवादी मानसिकता है। महिला सशक्तिकरण पुरुषों को कम महत्व देने से होता है, बिल्कुल नहीं। राजनीति नेता बनने के लिए महिलाओं की तुलना में पुरुषों में बेहतर योग्यता होती है, ये भी आंसर नहीं आएगा। यानी पहला ऑप्शन सही है, 13 का ए। इसके बाद हम अगला आते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी को निम्नलिखित में से किस मसले पर कष्ट हुआ था? नंबर 1, वातावरण का प्रदूषण। तो वातावरण के प्रदूषण से गांधी जी को कष्ट हुआ भी होगा तो केवल गांधी जी को नहीं हो सकता, वहां रहने वाले सभी लोगों को होगा। दूसरा, बी, गोरे लोगों का शासन। तीसरा, भारतीय लोगों की अपमानजनक स्थिति। उत्तर सी आएगा 14वें का, चूंकि गांधी जी भारतीय थे और वहां पर भारतीय लोगों का अपमान होता था, इस मसले पर उनको वहां पर कष्ट हुआ। इसका उत्तर होगा सी, भारतीय लोगों की अपमानजनक स्थिति। प्रश्न क्रमांक 15 है, लगभग 50% मनुष्य की आबादी पृथ्वी के केवल 10% भूमि क्षेत्र पर होती है। ऐसा 10% क्षेत्र कौन सा है? समुद्री एवं नदी तट। यह ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, क्योंकि मनुष्य की सबसे अधिक आबादी या तो समुद्रों के किनारे है या नदियों के किनारे है। नदियों के स्रोत के पास, यह भी ऑप्शन सही है, लेकिन नदियों के स्रोत के साथ साथ समुद्र का स्रोत भी मिल जाता है तो आबादी 50% होती है। तृणभूमि या झाड़ीदार भूमि नहीं, प्राकृतिक वनों के पास रहते हैं, लेकिन 50% आबादी नहीं रहती। यानी इसका उत्तर ऑप्शन ए है। हमेशा ध्यान रखिए कि मनुष्य के रहने के लिए प्राचीन काल से ये व्यवस्था चली आ रही है कि मनुष्य हमेशा जल स्रोतों के नज़दीक रहता था और नदियों और समुद्र तटों के किनारे ही उसने अपनी आबादी बसाई है। और पृथ्वी पर समुद्र तट और नदी क्षेत्र जो है ऐसे भूमि के 10% क्षेत्र हैं। इसके बाद आता है 16वां प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र की मदद से प्रश्न का उत्तर दें। पहला दिया है, बिजली करघा का आविष्कार, यानी बिजली से चलने वाले करघा का आविष्कार हुआ जिससे कारखाना प्रणाली की शुरुआत हुई और उत्पादन में वृद्धि हुई। अब उत्पादन में वृद्धि के बाद कौन सा विकल्प आएगा? कच्चे माल और बाजार की खोज। मुझे ये विकल्प सही लग रहा है, कच्चे माल और बाजार की खोज, क्योंकि दास प्रथा का अंत से कोई लेना देना नहीं है, औपनिवेशिक विस्तार से कोई मतलब नहीं है, यूरोप पर भारत के राजनीतिक शासन की शुरुआत, इसका बिजली के हथकरघा आविष्कार से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मतलब यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो कच्चे माल की खोज करने के लिए और उस पक्के माल को खपाने के लिए बाजार की खोज जरूरी है। 16वें का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 17वां, नीचे दिखाया गया जानवर आमतौर पर चिरू के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से तिब्बत में पाए जाने वाले इस जानवर का ऊन के लिए शिकार किया जाता है। अब यह विश्व संरक्षण संघ मतलब IUCN द्वारा लुप्त प्राय सूची में रखा गया है। भारत में आपको यह कहाँ मिल सकता है? तो 17वें के लिए हमको देखना पड़ेगा कि यह जानवर तिब्बती क्षेत्र में पाया जाता है और तिब्बत की तरह का माहौल वातावरण भारत के लद्दाख में है और लद्दाख के साथ कश्मीर जुड़ा हुआ, तो डी, ऑप्शन डी माना जाएगा, बाकी के ऑप्शन इसमें नहीं आएंगे। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु औद्योगिक क्रांति के दौरान उद्योग के काम के लिए अधिक मांग में थी? शुरुआती दौर में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ए, बॉक्साइट, नहीं। बी, कोयला। कोयले की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती थी। कोयले को उद्योगों की जननी, उद्योगों की रोटी ये भी कहा जाता था। तो 18वें का ऑप्शन आएगा बी। इसके बाद 19वें पे आते हैं, कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे लकड़ी या सौर ऊर्जा जिसकी प्राकृतिक रूप से फिर से पूर्ति हो सकती है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और जिस संसाधन की प्राकृतिक रूप से पूर्ति नहीं हो सकती उसे हम गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से बताइए कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? नंबर ए, पानी, और यही ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। 19वें का ए नवीकरणीय योग्य संसाधन है जो बारिश से बार बार हमारे पास आ जाता है। 20वां, बारडोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, इसे प्रांतीय सरकार द्वारा भू राजस्व की वृद्धि का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रांतीय सरकार ने लगभग
30% के भू राजस्व की वृद्धि कर दी थी, इसलिए वहां के लोगों ने इसका विरोध किया। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व के भुगतान का इनकार कर दिया। बिल्कुल ये भी सही है, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरा, मवेशियों और भूमि पर आधारित आंदोलन को ब्रिटिश सरकार दबाने में सफल रही। बिल्कुल सफल नहीं रही, यह आंदोलन सफल हुआ था, बल्कि अंग्रेज सफल नहीं हुए थे। 30% की जगह पर भू राजस्व की दर 6% के आसपास कर दी गई थी। इस तरह से वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन में सफलता अर्जित की थी और तभी बारडोली क्षेत्र की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। चौथा ऑप्शन, ब्रिटिश सरकार ने बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व बटोरना जारी रखा। बिल्कुल नहीं, मैंने बताया ना आपको कि 30% की जगह भू राजस्व की दर 6% कर दी गई थी। अर्थात पहला और दूसरा, कौन सा ऑप्शन है पहला और दूसरा में? सी, यानी केवल 1 और 2 सही है, 20वें का सी इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका में होने वाले रंगभेद की समाप्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। कौन सा विकल्प रंगभेद की समाप्ति का उचित वर्णन कर सकता है? नंबर 1, नेल्सन मंडेला के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल ने लोकतांत्रिक चुनाव जीता। नेल्सन मंडेला एक अश्वेत व्यक्ति थे और उनके राजनीतिक दल ने लोकतांत्रिक पद्धति से होने वाले चुनाव को जीता। इससे समझ में आता है कि वहां पर रंगभेद की समाप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी के बाद, ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में आज़ादी के बाद गोरे लोग और काले लोग एक साथ मिलकर रहते थे और इन्होंने एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सरकार का गठन करने का ठान लिया था, एक बहुत अच्छा संविधान बनाया था। और इस डेमोक्रेटिक पद्धति से जो चुनाव हुआ था उसमें नेल्सन मंडेला जीते थे। अर्थात ये समझ में आता है हमको कि गोरे और काले लोगों ने मिलकर नेल्सन मंडेला को चुनाव जिताया, अर्थात वहां पर रंगभेद की समाप्ति हो गई है, यानी 21वें का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद बाकी ऑप्शन पर विचार करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि अगर पहला नहीं है तो क्या बी हो सकता है, तो नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में बिताकर रिहा हुए, तो ये कोई रंगभेद की समाप्ति का इशारा नहीं करता है। ये तो हो सकता है कि उनको छोड़ भी सकते हैं, ये अंग्रेजों की भलमन साहब भी मानी जा सकती है। इसको हम रंगभेद की विजय नहीं मान सकते, इसको हम मंडेला की जिद को मंडेला के जिद की जीत जरूर मान सकते हैं। बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में यूनाइटेड किंगडम ने नेल्सन मंडेला के पक्ष में दक्षिण अफ्रीका में हस्तक्षेप किया। बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। यदि किसी के हस्तक्षेप से अगर उनको नेल्सन मंडेला को छोड़ा जाता है या उनके साथ अच्छा किया जाता है तो यह रंगभेद की समाप्ति नहीं कहलाएगी। अश्वेतों और गोरों के बीच हिंसक मुठभेड़ के बाद अंग्रेज अश्वेतों की जीत हुई, तो यह भी रंगभेद की समाप्ति नहीं कहला जा सकता। अगर मुठभेड़ हुई और अश्वेत जीत गए तो रंगभेद तो बना रहेगा। लेकिन ए ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि लोकतांत्रिक चुनाव की बात हो रही है। लोकतांत्रिक चुनाव में गोरों ने भी वोट दिया था, कालों ने भी वोट दिया था, अश्वेतों ने भी वोट दिया था और जीतकर कौन आए? अश्वेत राष्ट्रपति जीतकर आए। मतलब यहां पर रंगभेद की समाप्ति हो गई है। बहुत क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। 22वां प्रश्न पर हम चलते हैं। ज्वार, बाजरा और दालें किस तरह के शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं? तो जब बात शुष्क क्षेत्र की आ रही है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? शुष्क क्षेत्र। और बिहार शुष्क क्षेत्र नहीं है, हरियाणा शुष्क क्षेत्र नहीं है, केरल शुष्क क्षेत्र नहीं है, राजस्थान शुष्क क्षेत्र है। इसका ऑप्शन आएगा डी, राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं ज्वार, बाजरा और दालें। अच्छा, इसमें यदि पंजाब ऑप्शन दे दिया हो तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि पिक्चरों में अक्सर, हमारी भारतीय फिल्मों में अक्सर ये बताया जाता है कि बाजरे दी रोटी और सरसों दा साग पंजाब की शान है। लेकिन ये सारी चीज़ें उगाई कहाँ जाती हैं? हम मान ले रहे चलो पंजाब में खाई जाती होंगी, लेकिन उगाई जाती हैं शुष्क क्षेत्र राजस्थान में। ठीक है ना? अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। 23वें क्वेश्चन पर आते हैं। सन 1900 से 1940 के समय क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर 1, उन्होंने भारत तथा विदेशों में गुप्त समितियों का आयोजन किया। बिल्कुल ये कथन सत्य है कि भारतीय क्रांतिकारियों ने भारत में ही नहीं बल्कि लंदन में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, इटली में, हर जगह जाकर गुप्त क्रांतिकारी समितियों का गठन किया था और अनेक लोग, गैरीबाल्डी जैसे लोगों से प्रभावित होकर, अनेक लोगों ने मैजिनी जैसे क्रांतिकारियों से प्रभावित होकर कार्य किए थे। दूसरा ऑप्शन क्या है? विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पर्चे इत्यादि छपवाए। ये भी सही है कि क्रांतिकारियों ने अलग अलग समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और उससे अपनी क्रांतिकारी भावनाओं को जनता तक पहुंचाया।
तीसरा, उन्होंने दमनात्मक ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याएं की, बिल्कुल की, उन्होंने बहुत हत्याएं की, हमने नाम सुने हुए हैं, हमने देखे भी हैं कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमारे क्रांतिकारियों द्वारा, जैसे खुदीराम बोस ने जेम्स फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था, ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की, इस तरह से तमाम क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की। चौथा ऑप्शन, उन्होंने सामूहिक जनसभाएं की, ये कार्य उन्होंने नहीं किए। सामूहिक जनसभाएं यदि वे करते तो अंग्रेज उनको गिरफ्तार कर लेते, इसलिए ये काम नहीं किया। यानी इनका जो है पहला, दूसरा और तीसरा 23वें का सी, केवल 4 जो है असत्य है और पहला, दूसरा, तीसरा सत्य है। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो चौथा कथन सत्य नहीं है, यानी केवल 4, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। 24वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्थाओं में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक होने के बावजूद निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, भारत नहीं है, और इसको बनाया जाना चाहिए, ये मांग की जा रही है, यानी इसका ऑप्शन होगा डी। और चीन के द्वारा वीटो कर देने के कारण बार बार भारत जो है एससी का मेंबर नहीं बन पा रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बन पा रहा है, नहीं तो वह पूरी योग्यता रखता है। 25वां, नीचे दी गई तालिका के आधार पर बताइए किस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है मतलब सबसे अधिक आयु तक जीने वाले लोग, सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोग किस देश में हैं? तो यहाँ पर हम 65 वर्ष से अधिक वाला ऑप्शन देखते हैं। तो चीन में 8.9%, 8.9%, जापान में 21.9%, इससे ज़्यादा कोई दिख रहा है क्या? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब इसका उत्तर आना चाहिए बी, जापान। 25वें का बी होगा उत्तर, जापान यहाँ पर जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। इसके बाद 26वां, व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस में कौन सी मांग नहीं की थी? बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग इन्होंने की थी, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त किया जाए यह मांग उन्होंने की थी, सभी जमीनें किसानों के हवाले कर दी जाए ताकि देश में जो अनाज का संकट आया है वह दूर हो सके, यह मांग उन्होंने की थी, जार की सत्ता पुनः बहाल की जाए, ये कर ही नहीं सकते। जार की सत्ता पुनः बहाल करने वाले लोग कहलाते हैं रूढ़िवादी, यानी लेनिन की यह मांग नहीं थी। उत्तर आएगा 26 का डी, यानी सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम आते हैं 27वें प्रश्न पर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प समयावधि को पुराने से नए क्रम में यानी पिछले से वर्तमान तक आता है, इसको हमको बताना है। तो ईसा पूर्व 1000 से 1500 नहीं, ये पहले ही आंसर गलत है, क्योंकि ईसा पूर्व में गिनती उल्टी चलती है, 3, 2, 1 चलती है, और यहाँ सीधी हो गई 1000 से 1500, यानी ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद ईसवी 1000 से 1500, हाँ ईसवी तो ठीक है, ईसवी सन में 1000 से 1500 तो चलता है, फिर 1500 ईसा पूर्व, ये लो, ईसवी के बाद ईसा पूर्व आ ही नहीं सकता, यानी बी ऑप्शन भी गलत है, पहले ईसा पूर्व आएगा फिर ईसवी आता है। सी ऑप्शन में हम आते हैं तो 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसवी, 1500 ईसवी, सी 17 का सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ईसवी और ईसा पूर्व का कॉन्सेप्ट ये है कि जीरो मान लें अपन, और आज हम यहाँ पर हैं 2021 में, तो पीछे जब हम जाते हैं तो क्या आता है? 1900 आता है, फिर 1800 आता है, 1700 आता है, 1600 आता है, ऐसे करते करते हम जीरो पे आ जाते हैं, और जीरो के पीछे जब आते हैं तो हम 1, 2, 16, 17, 18, 19 इस तरह से जाते हैं। तो ये जो जीरो के इस तरफ वाला है ये कहलाता है ईसा पूर्व, और जीरो के दाहिनी ओर वाला, जीरो के इस तरफ वाला कहलाता है ईसवी सन, यानी जीरो से आप दाहिने हाथ की तरफ बढ़ें तो ईसवी, बाएं हाथ तरफ बढ़ें तो ईसा पूर्व। क्लियर? तो इस तरह से हम देखते हैं कि 15 आया, 15 के बाद 1000 आया, 1000 के बाद में 1 आया, 1 के बाद फिर 1500 आया, यानी ऑप्शन सी 27 का सही उत्तर होगा। इसके बाद 28वें पर आते हैं हम। निम्नलिखित में से कानपुर शहर का कौन सा उद्योग गंगा नदी के प्रदूषण का कारण है? तो कानपुर शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं, उत्तर आएगा 28 का ए।
20वीं सदी के दूसरे भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विपरीत विचारधारा के आधार पर विश्व दो हिस्सों में बंट गया था। सोवियत संघ द्वारा प्रचारित विचारधारा कौन सी थी? सोवियत संघ की विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा, साम्यवाद कहलाता था। 19वें का बी ये हमने पढ़ा हुआ है यूरोप में समाजवाद के अंतर्गत और रूसी क्रांति वाले अध्याय में कक्षा 9 में, इतिहास का दूसरा अध्याय। इसके बाद हम 30वें क्वेश्चन पर जाते हैं। चित्र देखकर बताइए कि यह चित्र किस विषय से संबंधित है। बड़ी बड़ी सुरंगें दिख रही हैं, मतलब ये खनन से संबंधित है। 30 का ए सही है। इसके बाद 31, अगर कोई व्यक्ति किसी आक्रामक देश के हमले के खतरे में है तो उसे सैन्य कार्रवाई करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेनी होगी? तो इसके लिए हमको देखना होगा रेड क्रॉस, बिल्कुल नहीं, ये युद्ध बंदियों के, ये तो उपचार के लिए काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये तो झगड़े के बाद काम में आएगा। मानवाधिकार परिषद, मानव के अधिकारों की बात होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है डी। अगर कोई देश किसी आक्रामक देश के हमले के खतरे में है और उसे सैन्य कार्रवाई करना है तो उसे यूएनएससी की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद 32वें प्रश्न पर हम आते हैं। नीचे दिए गए तस्वीर कच्छ के रण से है। इसमें दिखाई गई ऊंट गाड़ी का उपयोग किस वस्तु के परिवहन में या व्यापार में किया जा सकता है? तो यहाँ पर हमको आसपास पूरे में नमक फैला हुआ दिख रहा है, यानी 32वें का उत्तर होगा ए नमक। कोयला तो यहाँ पाया नहीं जाएगा, तांबा होगा नहीं, गेहूं का तो सवाल ही नहीं उठता, कच्छ के रण में नमक उत्तर आएगा। क्वेश्चन 33, भारत में कानून की व्याख्या और उसके उपयोग करके विवादों का निपटारा करने का कर्तव्य किसका है? कानून की व्याख्या करना और विवादों का निपटारा करना न्यायालय का कर्तव्य है, न्यायपालिका का कर्तव्य है। 33 का आएगा आंसर डी। 34वां, आइंस्टीन के द्वारा विकसित सिद्धांतों का प्रयोग परमाणु बम को विकसित करने के लिए किया गया। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? 34वें का पहला ऑप्शन दिया हुआ है जापान पर बमबारी, बिल्कुल नहीं। नाजी सत्ता को बाहर करना, इसका उत्तर आएगा बी नाजी सत्ता को बाहर करना। इसके बाद 35वां, आप ऊंचे अक्षांश से निचले अक्षांश की ओर जाते हैं तो ए कोई शीतोष्ण क्षेत्र नहीं होते, बी औसत वर्षा कम हो जाती है, सी गर्म जलवायु हो जाती है, डी ज्यादा पहाड़ होते हैं। इसका उत्तर आएगा जलवायु गर्म हो जाती है। जैसे जैसे आप निचले अक्षांश की तरफ आते हैं आप सूरज के जद में आते जाते हैं, सूरज के नज़दीक आते जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं तो जलवायु गर्म हो जाती है। इसका उत्तर होगा सी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर ये अक्षांश है 0, ठीक है ना, और ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है, ये 23.5 अंश है ऊपर उत्तर में, ये 23.5 अंश है नीचे दक्षिण में, और आप मान लो यहाँ पर स्थित हैं 90 डिग्री पर उच्च अक्षांश पर। तो जब आप नीचे आओगे तो डेफिनेटली विषुवत रेखा को सूरज का घर कहते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सूरज के घर पे जब आप आओगे तो जलवायु गर्म हो जाएगी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए पत्रक में एक बाघ दर्शाया गया है जो कि भारत का प्रतिरूप है। यह बाघ जर्मनी और जापान के ध्वजों को दबा रहा है। भारत के मित्र पक्ष में यूके, चीन, यूएसए और रूस के ध्वज बाघ के पीछे देखे जा सकते हैं। इसके पीछे का संदेश कहता है भारत कार्रवाई करेगा और ब्रिटेन, अमेरिका, रूस तथा चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जर्मनी और जापान के निरंकुश शासन को कुचल देगा। यह पत्रक किसके बारे में बता रहा है? ब्रिटिश शासन की समाप्ति, बिल्कुल नहीं, चूंकि भारत के बारे में यहाँ बता रहा है कि ब्रिटेन से कंधा मिलाएगा तो ब्रिटेन शासन की समाप्ति का तो ये प्रतीक है ही नहीं। 36वें का ऑप्शन बी अगर हम देखते हैं तो यह ऑप्शन द्वितीय विश्व युद्ध का हमें लगता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान निरंकुश रूप से उभर कर सामने आए थे और उनकी सत्ता का अंत किया जाना था, जिसमें लोग ये चाहते थे कि भारत मदद करे। तो द्वितीय विश्व युद्ध का ऑप्शन सही है, 36 का बी। इसके बाद आते हैं हम 37 पर। नीचे दिए गई सूची में संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था का उत्तरदायित्व बनता है? बुनियादी शिक्षा की बात करने वाला, बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, बुनियादी शिक्षा के लिए मूलभूत सुविधाएं, बच्चों की जीवन रक्षा दर, लड़कियों की शिक्षा, बच्चों की हिंसा, ये सारे बच्चों वाले मामले हैं, यानी यूनिसेफ का मामला होगा। दिया है ऑप्शन क्या? यस सी। बच्चों की बातें कहीं पर भी अगर आती हैं तो इसका उत्तर आएगा यूनिसेफ। इस पोस्टर का मुख्य विषय क्या है? 38वें प्रश्न पर हम आते हैं। भारत की तकनीकी का बदलता चेहरा, लेकिन ये तो महिला के हाथ में है, यहाँ पर तकनीक बदल रही है, प्राचीन और नई के बीच में। बी ऑप्शन, भारतीय महिलाओं द्वारा परंपरा और आधुनिकता का संतुलन, ये ऑप्शन बी सही है कि यहाँ पर परंपराओं को भी वे सहेजे हुए हैं और साथ में आधुनिकता को भी वे लेकर चल रही हैं। इसके बाद हम आते हैं
39वें प्रश्न पर दिए गए चित्र की सहायता से इस वृक्ष को पहचानें और कश्मीरियों जो कि कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। चीड़ का पेड़ लग रहा है ये तो। खेजड़ी राजस्थान में पाया जाता है, खेजड़ी जो है राजस्थान में पाया जाता है। चीड़ ऑप्शन सही है, ये कश्मीर में पाया जाता है। बरगद लगभग सभी जगह पाया जाता है। नीम लगभग एवरीवेयर पाया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं 39 के बाद 40 पर। काल के अनुसार सबसे पहले से आखिरी तक इन घटनाओं को सही क्रम में लिखें। तो पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा जो की गई थी यह 1929 में की गई थी। दांडी यात्रा 1930 की बात है। साइमन कमीशन 1928 की बात है। अब इसको आप पहले से, यानी पहला हो गया 1, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 3, यानी नंबर 1 पे आएगा 1, नंबर 2 पे आएगा 3। पहले, सबसे पहले से आखिरी तक, सबसे पहले यानी इसके आधार पर सबसे पहले जो घटना घटी वह घटी साइमन कमीशन 3 वाला ऑप्शन बी और सी में है। फिर इसके बाद घटना घटी पूर्ण स्वराज 1, यस बी ऑप्शन सही आ जाएगा। 40 का बी, 3, 1 एंड 2। इसके बाद हम आते हैं 41। नीचे दिया गया तख्त एक देश में पाया जाता है जहां से मकर रेखा गुजरती है, देश कौन सा है? ये देखिए यहाँ पर आप लोग, ये जो रेखा है ये है विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा जो भारत से गुजरती कर्क रेखा हमने यहाँ देखा है, और ये है मकर रेखा, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न जो गुजरती है। यहाँ पर मिस्र का ऑप्शन दिया है और ऑस्ट्रेलिया का दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ हमको दिख रहा है मकर रेखा वाले ऑप्शन में, यानी इसका उत्तर होगा बी ऑस्ट्रेलिया। 41 का बी ऑस्ट्रेलिया। 42 आधुनिक युग के आने पर निम्नलिखित में से अधिकतम किस वर्ग के लोग मध्यम वर्ग बन गए? किसान तो मध्य वर्ग में ही आते थे, शुरुआत से चल रहे हैं। बी व्यापारी वर्ग जो था वह आधुनिक युग के बाद मध्य वर्ग में आ गया, इसका उत्तर आएगा बी। औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव रहा? औद्योगिक क्रांति से भारत में कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव यही था। 43 का ऑप्शन ए आएगा। इसके बाद 44 नीचे दिए गए विज्ञापन पत्र को देखिए और सूचना को पहचानिए। जागृत होइए, हम यहाँ हैं सौर ऊर्जा के साथ। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सन 1900 में पर्याप्त तेल था और अब हमने तेल के उपयोग की चरम सीमा को स्पर्श कर लिया है। अब तेल धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी सन 2100 यानी 2100 तक हमको पूरी तरह से सोलर ऊर्जा पर डिपेंड होना पड़ सकता है। यानी यहाँ पर सूर्य तेल संसाधन नहीं, तेल संसाधनों का स्रोत नहीं है। 2100 तक तेल संसाधन समाप्त हो सकते हैं, यह बी 44 का ऑप्शन बी सही है। क्यों? क्योंकि 2100 तक तेल संसाधन नहीं बचेंगे और हम सौर ऊर्जा पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं 45 पर। नीचे दिए गए विज्ञापन पत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित है। हर जगह मनुष्यों को अधिकार है किस चीज़ का? स्वास्थ्य का, स्वतंत्रता का, गौरव का, सुरक्षा का, इन चीज़ों का, शिक्षा का, भाईचारे का, गोपनीयता का, स्वतंत्रता का, विवाह का, उचित वेतन का, यह अधिकार है। यह कथन किसका समर्थन करता है? नंबर 1 45 का ए, सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा और अधिकारों के साथ पैदा होते हैं, यह ऑप्शन सही है। सामाजिक मुद्दों के लिए दान पुण्य करना चाहिए, नहीं ये नहीं। सभी देशों को लोकतंत्र का पालन करना चाहिए। सभी देश अपनी मर्जी से दूसरे देशों के विरुद्ध जंग छेड़ सकते हैं, नहीं। यानी ऑप्शन आएगा ए, सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा और अधिकारों के साथ ही पैदा होते हैं, ये सार्वभौमिक घोषणा है। 46वां नीचे दिखाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मुद्रा नोट है, करेंसी नोट है। केंद्र में दिखाए गए व्यक्ति की छवि किसका प्रतिनिधित्व करती है? अफ्रीकी नागरिक। अमेरिका के नोट पे अफ्रीकी नागरिक का क्या काम? अमेरिकी मूल प्रजाति का एक सदस्य, यही आएगा बी पे 46 का बी। अब हालांकि वहां पर वॉशिंगटन का चित्र आने लगा, जैसे हमारे देश में नोट पर महात्मा गांधी का चित्र होता है, ऐसे ही वहां पर वॉशिंगटन का चित्र होता है। इसके बाद में 27वां प्रश्न, विश्व के अधिकतम सोने के अयस्क का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ए भारत, बी चीन, सी दक्षिण अफ्रीका, डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही उत्तर 47 का जो है वह होगा बी चीन। चीन में सोने के अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक होता है विश्व में। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 48। भारत के टाटा स्टील की वैश्विक स्थिति को
नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया है। मानचित्र के आधार पर बताइए टाटा स्टील के बारे में कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1, टाटा स्टील ने पूरे एशिया और अफ्रीका में स्टील प्लांट स्थापित किए हैं। तो पूरे एशिया में तो हाँ फिर भी है, लेकिन साथ में और क्या है, अफ्रीका में भी स्थापित किया है। अफ्रीका में केवल दक्षिण अफ्रीका में किया है। टाटा स्टील ने हाल ही में अमेरिका में स्टील प्लांट का अधिग्रहण किया। ये अमेरिका में भी किया है, लेकिन बी ऑप्शन, ए में अमेरिका छूट रहा है, बी में एशिया और अफ्रीका छूट रहा है, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं आएगा। सी में क्या दिया है, एशिया यानी ये वाला महाद्वीप एशिया और अफ्रीका यानी यहाँ पर अफ्रीका, इसके बाद यूरोप यानी ब्रिटेन में आ गया यूरोप में, इसके बाद उत्तरी अमेरिका यानी ये आ गया। यहाँ पर टाटा स्टील के ग्राहक हैं। ऑप्शन सी 48 का सही होगा। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर 49। यहाँ एक सिंधु नदी का चित्र यहाँ पर सिंधु नदी का चित्र दिखाया गया है। तो बताइए कि यह कहाँ लिया गया होगा। तो सिंधु नदी लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है, यानी ऑप्शन सही है। पूर्वी घाट पे सिंधु नदी नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप में सिंधु नदी नहीं है, दक्कन के पठार में सिंधु नदी नहीं है। 50वां क्वेश्चन, भारत सरकार और संविधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। पहला, संविधान यह बताता है कि सरकार के पास कौन से अधिकार हो सकते हैं और कौन से नहीं। यह सही उत्तर है। इसके अलावा क्या है, संविधान ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल नहीं, गलत। केवल पुलिस बल के सदस्य संविधान के में सीधे बदलाव कर सकते हैं। नहीं, संविधान में संसद और राज्य कर सकते हैं। संविधान केवल भारत की आम जनता पर लागू होता है, सरकारी अधिकारियों पर नहीं। ये भी गलत है, यानी 50 का ए ऑप्शन सही है। 51, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गिनती को जनघनत्व कहते हैं। इसे आमतौर पर प्रति वर्ग मील या वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। नीचे दिया गया ग्राफ विश्व के 10 सबसे घनी आबादी वाले देशों को दर्शाता है। अब आपको उत्तर देना है, इनमें से अधिकतर देश कहाँ स्थित हैं। घनी आबादी वाले देशों की बात हम करते हैं तो बांग्लादेश कहाँ पर है, इस चित्र को देखें। बांग्लादेश है एशिया में, ताइवान एशिया, दक्षिण कोरिया एशिया, लेबनान एशिया, ये यूरोप, जापान एशिया, भारत एशिया, श्रीलंका एशिया, रवांडा अफ्रीका। यानी इस तरह से सर्वाधिक देश 51 का ए एशिया में स्थित हैं। इसके बाद आते हैं 52 नंबर पर पेट्रोलियम से मिलने वाला एक महत्वपूर्ण उप उत्पाद कौन सा है। तो पेट्रोलियम से लोहा नहीं मिलता, ग्रेफाइट भी नहीं मिलता, प्लास्टिक मिलता है और स्टेनलेस स्टील नहीं मिलता। इसका उत्तर सी आएगा। 53, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यावसायिक उद्योग सेवा क्षेत्र से संबंधित है। सेवा क्षेत्र से संबंधित वस्त्र उद्योग नहीं है, टेक्निक नहीं है, बीमा सही। उत्तर सी आएगा, बीमा। इसके बाद आते हैं 54 नंबर पर, बाल गंगाधर तिलक आमूल परिवर्तनवादी विचारक थे। उन्होंने अपनी विचारधारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है को फैलाने के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया। तो बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी केसरी। सी इसका उत्तर होगा 54 का सी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने एक दल के ध्वज के तले की थी, जो कि आज भारत का प्रमुख राजनीतिक दल है। उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 54 का बी, इसका सही उत्तर होगा बी। अगले में आते हैं हम। नीचे दिए गए नक्शे को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। गोवा की सीमा भारत के 2 राज्यों को छूती है। ये जो गोवा राज्य है, इसकी सीमा 2 राज्यों को छूती है। एक गोवा की उत्तरी सीमा जो है उत्तरी सीमा ये आती है महाराष्ट्र के लिए। उत्तरी सीमा महाराष्ट्र को छूती है, जबकि दूसरा दक्षिण और पूर्वी सीमा जो है उसके कर्नाटक की सीमा को छूती है। अब आपको बताना है कोतीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य की सीमा को छूता है। तो ये कोतीगांव वन्य अभ्यारण्य गोवा के दक्षिण में है और दक्षिणी भाग में कर्नाटक राज्य स्थित है। यानी इसका उत्तर आएगा 56 का सी, कर्नाटक। इसके बाद हम आते हैं 57 क्वेश्चन पर। 2011 में पिछले वर्ष की तुलना में इस खनिज का उत्पादन लगभग आधा हो गया था। देखते हैं हम, लगभग आधा। 2010 में 74, 71 आधा नहीं है, 1500 ये ऑप्शन सही है। और करीब कोई हो सकता है क्या? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं 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 नहीं। कौन सा खनिज है ये? कौन सा खनिज है? बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पर दिया है? ए में दिया है। 57 का ए। ठीक है ना। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। चित्र में दी गई घटना 20 मई 1498 को कालीकट में घटी थी।
इस चित्र को देखकर बताइए कि वह कौन सी शख्सियत है जो भारत आई थी। नंबर ए ऑप्शन में दिया है लॉर्ड डलहौजी, नंबर बी ऑप्शन में दिया है वास्को डी गामा। तो कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1498 को वास्को डी गामा आए हुए थे। इसका उत्तर सही है बी। 59, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत विकास में मदद करते हुए सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जाना है। 59 का ए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम या अभियान 2005, यही उत्तर सही है कि ये सतत विकास में मदद करते हुए सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव इत्यादि को रोकने के लिए भी समस्याओं से बचे जाने का कार्यक्रम है 59 का ए। इसके बाद हम 60, निर्धनों का अच्छे वातावरण एवं संपन्न लोगों के साथ न रहकर निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना कहलाता है। असुरक्षा, सामाजिक अपवर्जन, आर्थिक अपवर्जन या पलायन। तो 60 का उत्तर होगा बी, सामाजिक अपवर्जन। इसको सामाजिक अपवर्जन कहेंगे। इसके बाद आएगा 61, गरीबी रेखा निर्धारण में ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्धारित की गई है कैलोरी वह है 2400 प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 2100 प्रति व्यक्ति। तो शहरी क्षेत्र में कम और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक क्यों निर्धारित किया गया है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक शारीरिक श्रम होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी, 61 का बी। जहां ज्यादा शारीरिक श्रम होगा वहां ज्यादा कैलोरी खर्च होगी। इसके बाद 62, मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य है कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, बिल्कुल है। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार, ये भी है। बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना, ये भी सही है। यानी उत्तर डी इसका सही है, उपरोक्त सभी। 63वां, जब किसी खेत में काम करने वाले सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो तो इसको क्या कहते हैं हम? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, बी आएगा। यानी किसी काम को करने वाले, इसको हमने पिछले प्रैक्टिस पेपर में भी सॉल्व किया था कि एक काम को जिसको 2 व्यक्ति कर सकते हैं उसको 4 व्यक्ति यदि करेंगे तो 2 व्यक्ति आवश्यकता से अधिक लगे हैं, यानी ये प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार कहलाएंगे। 64वां, निर्धन परिवारों को स्वसहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण एवं सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता से ऊपर लाने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई है? तो 64वें का आएगा सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका उत्तर होगा सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 65वां, भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक मानव संसाधन वाला देश है, अतः इस मानव संसाधन को मानव पूंजी में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर आएगा 65 का, लोगों को अधिक धन देकर नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। महंगी वस्तु देकर नहीं किया जा सकता। शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा में सुधार करके, सी ऑप्शन सही आएगा। इसका उत्तर आएगा सी, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य सुधार। 66वां, भारत में मौसम परिवर्तन के कारण सूखा, अतिवर्षा की स्थिति प्रतिवर्ष बन जाती है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। यह क्या है? यह एक्चुअल में बर्फ को एकत्रित करना है? नहीं। अनाज, गेहूं और चावल का भंडार, ये सही है। रिजर्व बैंक में धन, बिल्कुल नहीं। दवाइयों का भंडार भी नहीं। यानी भारतीय खाद्य निगम का काम गेहूं और चावल का भंडार करना है। इसका उत्तर आएगा बी। 67वां, खुले बाजार को खाद्यान्न के असीमित मात्रा तक भंडारण और विक्रय के लिए खोल दिए जाने से किन्हें लाभ होगा? खुले बाजार को खाद्यान्न के असीमित मात्रा तक भंडार और विक्रय के लिए खोल देने से किसको लाभ होगा? तो इसका 67 का उत्तर होगा खुले बाजार में खाद्यान्न के असीमित मात्रा तक भंडारण से कृषकों को लाभ नहीं होगा, उपभोक्ताओं को लाभ नहीं होगा, खाद्य असुरक्षित लोग एवं निर्धनों को लाभ होगा नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, डी आएगा। तो खुले बाजार में खाद्यान्न के असीमित मात्रा तक भंडारण और विक्रय करने से व्यापारियों को लाभ होगा, ना कि दिए गए ऑप्शन में। यानी इसका सही उत्तर होगा डी। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नमूना सर्वेक्षण करके गरीबी रेखा का अनुमान समय समय पर लगाया जाता है और यह 5 साल में किया जाता है। नमूना सर्वेक्षण की बात आ रही है तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। नमूना सर्वेक्षण पे सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। 69, जनसंख्या को शिक्षित, प्रशिक्षित करना और उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराना कहलाता है मानव पूंजी का निर्माण। 69 का बी ऑप्शन आएगा, मानव पूंजी का निर्माण। इसके बारे में हम पिछले प्रश्न में यहां पर चर्चा कर चुके हैं। ये 65वें प्रश्न में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं अंतिम प्रश्न 70वें पर। सरकार द्वारा किसानों
सरकार द्वारा किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों की पहले से घोषित इनकम कहलाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थित कीमत 70 का बी उत्तर ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आप लोगों ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का यह दूसरा प्रैक्टिस पेपर के 70 क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से देख लिए, समझ लिए। इनको यदि किसी भी प्रश्न में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो अपने टीचर से तो कांटेक्ट करें ही, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि किसी एक कंटेंट पर या किसी एक प्रश्न पर आपको और ज़्यादा क्लियरेंस चाहिए और ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो बताइएगा। कोई शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। और ये आंसर की सभी 70 प्रश्नों की एक साथ आपको दी गई है, इसको आप लोग देखिए और हल करिए। चलिए इस प्रकार आप लोग इस प्रश्न को उत्तर कीजिए और अगले प्रैक्टिस पेपर का इंतजार कीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।